मेरी अभी मेरे को एक याद आता है जब मैं निफ्ट में जॉइन किया था तब फर्स्ट फैशन आर्ट क्लास थी हमारी टीचर वो आई क्लास में एंड देन शी सेड कि यू नो आई लाइक चिल्ड्रन हु मेक मिस्टेक्स हम सब देख रहे थे देन शी सेड बट आई हेट चिल्ड्रन हु रिपीट मिस्टेक्स वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिहाइंड द क्रिएटर्स प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव माइंडसेट। तो हम हाजिर हैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग आर्ट पॉडकास्ट के साथ। तो आज जो हमारी पॉडकास्ट की गेस्ट हैं वो अपने आर्ट की यूनिक स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। शी इज़ फ्रॉम बड़ीपादा मयूरभंज उड़ीसा। शी इज़ रिसेंटली गॉट एन गोल्डन वीज़ा फ्रॉम यूएई गवर्नमेंट. She is currently living in Dubai. She is none other than Mona Biswarupa Mohanty. So बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स डाइव इन द पॉडकास्ट। पर उससे पहले अगर आप ये यूट्यूब चैनल पे सुन रहे हैं तो हम वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप ये यूट्यूब चैनल के बजाय किसी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। So let's dive in the podcast. Thank you, ma'am, for coming to our Behind the Creators podcast. Hi Atulya, thank you so much for the invite. So and congratulations for your golden visa, जिसके बारे में हम लोग और अभी आगे पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे. Thank So you so much. Thank you. so हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपका आर्ट की तरफ इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप किया. मुझे ये पता है कि आपके फादर जो थे वो एक पोएट थे, तो क्या वो इंटरेस्ट वहां से आपका जनरेट हुआ? एक तरह से वो कह सकते हैं क्योंकि हम लोग 3 सिस्टर्स हैं एंड बचपन से ही ना वैसे माहौल में बड़े हुए हैं जिस जहाँ पे कि म्यूज़िक और लिटरेचर बहुत ज़्यादा डिस्कस होता था। माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू राइट एंड मेरी बुआ लिखती थी एंड पापा ऑफ कोर्स राइट्स एंड मेरे ग्रैंडफ़ादर को मैं कभी मिली नहीं हूँ लेकिन वो भी बहुत म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे एंड ही वाज़ अ फ्रीडम फाइटर। तो उनको मैं कभी मिली नहीं लेकिन आई थिंक मेरे पैदा होने से कुछ 1 या 2 साल पहले ही माय फादर हैड फाउंडेड अ म्यूज़िक स्कूल उनके नाम पे ही मेरे ग्रैंडफ़ादर के मेमोरी में। तो वहाँ पे हम लोग गाना सीखते थे एंड मैं बचपन से ही पापा को देखती थी अम, वो पोएट्री लिखते थे, सॉन्ग्स लिखते थे, तो उनके गाने में ना मुझे पता नहीं समहाउ इट अट्रैक्टेड मी जब मैं सुबह उठती थी ऐसे देखूँगी पापा बैठे होंगे नहा धो के एंड ना अपने टेबल पे एंड ही वुड बी राइटिंग। तो वो देख के मुझे लगता था पता नहीं क्या कर रहे इतने खुश क्यों लग रहे हैं वो। सो आई वांटेड टू डू व्हाट ही इज़ डूइंग। सो एक दिन मैंने क्या किया उनका इंक चुरा के उनके टेबल से लेके और मेरी मम्मी का आलता लेके तो वहाँ से मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया। तो मैं ऐसे ही खुद से ड्राइंग करती थी एंड सबको पता था कि हाँ, मुझे बहुत पसंद मतलब बहुत ही शौक है ड्राइंग का, बहुत पसंद है। लेकिन मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी आर्ट में उस टाइम पे, जबकि हम लोग म्यूज़िक में ट्रेनिंग करते थे, मैं तबला बजाती थी। लेकिन हाँ, म्यूज़िक और आर्ट का जो मतलब उसके प्रति जो इंटरेस्ट है वो बचपन से ही डेवलप हो गया। आई कैन हम्म. से माय फादर या तो आपको क्या लगता है कि जो सराउंडिंग होती है हम लोग की, अगर उसमें जैसे लोग रहते हैं, जैसे आपकी फैमिली में आपने बताया कि कोई राइटर था, कोई कोई म्यूजिशियन था, या फिर सब लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिव, समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी कर रहे थे, तो क्या वो एक एज प्रोवाइड करता है कि चाइल्डहुड में ऐसे एनवायरनमेंट या फिर किसी बच्चे को नरिश करने में आर्ट के प्रति, तो उसका कितना बड़ा रोल रहता है कि अगर पहले से ही ऐसे एनवायरनमेंट मिले तो? actually, there is a very nice saying, quotation. It says, "Childhood is like wet cement. Whatever हम्म. falls on it leaves an impression for a long time." Okay. हम्म. So बचपन में जो उसके ऊपर गिर जाता है वेट सीमेंट के ऊपर वो हम्म. निशान रह जाता है ना। सो हाँ. बचपन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सब वैसे ही होते हैं। मेरी बड़ी दीदी वो गाना गाती है, छोटी सिस्टर वो डांस करती है, तो हम लोग मतलब बचपन से ही सुबह उठते ही ये सुनोगे आप आवाज़ कि कोई रियाज़ चल रहा है, कहीं पे डांस प्रैक्टिस हो रहा है, कोई यू नो एंड मेरी दादी लाइक शी हैज़ प्लेड सम म्यूज़िक और उनको बहुत गाने पसंद थे, तो बंगाली गाने एंड भजन ये सब चल रहा होगा घर पे। हर जगह पे कहीं न कहीं म्यूज़िक का माहौल होता था।
तो वहाँ पे ना क्रिएटिविटी का एक पनपना बहुत ही मतलब जायज़ लगता है। एंड पापा लिखते थे तो हर शाम को हमारे घर पे म्यूज़िक डायरेक्टर्स आते थे, सिंगर्स आते थे। तो वो लोग ऐसे बैठ के ना साथ में वो लोग लाइक कंपोज़ करेंगे म्यूज़िक, तो वो हम जल्दी से पढ़ाई खत्म करके वहाँ पे भागते थे ताकि बैठ के वहाँ पे देख सकें। तो वहाँ से मैं जो एक क्या बोलते हैं उसको व्हाटएवर नरिशमेंट यू गेट नो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए जो नरिशमेंट चाहिए होता है, वो बचपन में ये सब चीज़ें उनके वातावरण, उनके एटमॉस्फियर से प्रोवाइड होता है। सो आई थिंक एक बच्चे को अगर आप उसका बचपन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि उसका आगे जाके इंक्लिनेशन क्या होगा। आगे जाके भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि जो हुँ। बचपन से किया होगा वही है। लेकिन उस टाइम पे आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू नर्चर समवन्स क्रिएटिविटी, नर्चर वन्स नेचर। तो जैसे आपने बताया था कि आपने कोई प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग नहीं की, तो आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि मैं करियर में आगे जाके क्या करूँगी या फिर इसी से रिलेटेड करूँगी? तो वो आपको आपने कैसे मतलब आपको गाइडेंस कैसे आपने कहाँ मिला? क्योंकि अभी के वक़्त तो देयर आर एम्पल ऑफ गाइडेंस ऑन थ्रू इंटरनेट एंड यूट्यूब एंड एवरीथिंग, बट आई डोंट थिंक दैट वाज़ द केस एट योर टाइम। अम, सी मेरी आर्ट में ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं थी टिल आई वाज़ 13 इयर्स। जब मैं 13 इयर्स की थी ना उस टाइम पे एक चीज़ बताती हूँ, मैं जब छोटी थी तो मुझे आर्ट करना बहुत अच्छा लगता था। पापा बहुत एनकरेज करते थे मेरे को। लेकिन उनको भी मालूम था कि कहाँ पे सिखाएँ, आर्ट सिखाने कहाँ हुँ, पे जाएँ। हाँ। मेरे टाउन में वो कल्चरली बहुत ही रिच है, वहाँ पे म्यूज़िक, डांस का बहुत ज़्यादा मतलब एक माहौल है। तो वहाँ पे हमें पता नहीं था कि कौन से स्कूल में डालना है, पापा को नहीं मालूम था वो सब। तो जैसे वो होता है ना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बच्चे जाते हैं, उसमें हुँ, पार्टिसिपेट हुँ। करते हैं, नेशनल डे पे कुछ भी। तो वैसे मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी, कभी नहीं जीतती थी, मुझे कोई प्राइज़ नहीं मिलता था। अब मुझे आदत हो गया था कि ऐसे जाऊँगी मैं पेंट करूँगी, खुश होके वापस आ जाऊँगी, पापा लेके जाते थे। मुझे अभी भी याद है ऐसे बहुत बारिश हो रहा होगा फिर मैं बोलूँगी पापा आज नहीं जाते। नहीं, नहीं चलो चलते हैं, इट्स ओके, यू जस्ट पार्टिसिपेट एंड कभी भी नहीं पूछते थे कि कैसा हुआ, जीते कि नहीं जीते? यू विल आस्क मी कि एन्जॉय किया? मैंने कहा हाँ, चलो। मैं कभी नहीं जीती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि ग्रेड 9 में थी, उस टाइम पे मेरा एक कॉम्पिटिशन में मैं फर्स्ट आई और दैट जस्ट चेंज्ड माय लाइफ। वो जो आर्ट स्कूल की तरफ एक मेरे जो गुरु थे गुरु श्री श्याम प्रसाद पटनायक, ही इज़ नो मोर, ही पास्ड अवे लास्ट ईयर इन कोविड एंड ड्यू टू कोविड एंड उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा तो उन्होंने ही मेरे को नर्चर किया, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया एंड उन्होंने ही मुझे आगे बताया कि यू शुड डू फैशन डिज़ाइन। ऐसे वो क्या होता है? देन ही सेड कि इसमें इट्स अ क्रिएटिव फील्ड एंड उसमें यू हैव टू डिज़ाइन गारमेंट्स। अच्छा, ड्राइंग करना मिलेगा, ड्राइंग करने को मिलेगा। तो मुझे बचपन से ये पता था कि मुझे कुछ तो क्रिएटिव करना है क्योंकि बार-बार कुछ चीज़ को करना एंड मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती थी उससे। तो मुझे लगा कि ऐसी कोई प्रोफ़ेशन हो जहाँ पे कि मुझे रोज़ कुछ नया चैलेंज मिले, कुछ नया करने को मिले। तो मुझे वो मालूम था कि कुछ क्रिएटिव करना है, लेकिन क्या करना है वो मालूम नहीं था एंड फ़ैशन डिज़ाइन होती क्या है ये भी मुझे मालूम नहीं था। मैं सीधा पहुँच गई लिफ्ट में मुझे बाद में पता चला कि वहाँ पे आपको स्टिचिंग भी करनी पड़ेगी, जो कि मुझे स्टिचिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो लेकिन जस्ट हैपेंड आई जस्ट एक-एक रास्ता में क्रॉस करती गई एंड पहुँचती गई। एंड हाँ, उसके लिए मुझे अपना पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ा। जबकि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी कॉलेज में एंड आई यूज्ड टू बी लाइक वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स, तो टीचर्स को मेरे से बहुत उम्मीद थी। तो जब मैंने अपना मेन स्ट्रीम एजुकेशन छोड़ के फैशन के लिए मैं गई तो माय टीचर्स वेरी वेरी शॉक्ड एंड मेरी जो छोटी-सी टाउन है वहाँ से आई थिंक मे बी आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम हू वेंट टू निफ्ट फैशन पढ़ने के लिए। सो ऐसे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ना वो इंटरनेट का तो था नहीं फैसिलिटी, तो हुँ, मालूम हुँ। नहीं था कि क्या चीज़ है, क्या कोर्स करना है, कुछ मालूम नहीं था। सो जो किसी ने रास्ता दिखाया गुरु ने वहीं पे चल चल पड़े हम। लेकिन उस टाइम पे ना क्या है कि पेरेंट्स को ये लगता था कि आर्टिस्ट बनना मतलब ऐसे स्ट्रगल का लाइन है? तो वहाँ पे क्यों किसी हुँ, को भेजना? ऐसा लगता था सभी को। तो आर्ट जो मेनस्ट्रीम हो सकता है उसमें एक इंसान अपना रोज़गार उसमें से कर सकता है, वो चीज़ बहुत जनों को मालूम नहीं था। क्योंकि हम सोचते हैं कि हाँ, आर्टिस्ट होगा ये झूला डाल के गरीब-सा कुछ मतलब समहाउ चल रहा है, ऐसा लगता था ना एक इमेज होता था। तो पेरेंट्स नज़ करते थे चिल्ड्रन को कि पढ़ाई करो, वहाँ से चले जाओ, हुँ। इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, कुछ भी करो। लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत डिफरेंट थे। वो लोग ना क्रिएटिव फील्ड से थे एंड माय मदर शी यूज्ड टू बी वेरी, वेरी एनकरेजिंग
वो कभी ऐसा नहीं कि चलो क्या कर रहे हो, ये गाना बंद क्यों कर बंद करो, ये घर का काम कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं बोलती थी। वो बोलते थे कि घर का काम करने के लिए लाइफ पड़ा हुआ है, आप हुँ। अभी ये सब करो, अपना जो हॉबीज़ है उसको नर्चर करो। तो वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि नहीं थे, बहुत अच्छे कॉलेजेस थे एंड लेकिन उस टाइम पे वही था कि मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं थी हम सबकी को एंड कोई गाइडेंस के लिए ज़्यादा मतलब हमारे एटलीस्ट उस टाइम पे हमारे घर के पास में कोई था नहीं। अभी तो तो मुझे लग रहा है कि बहुत ये थिंकिंग चेंज हो रही है। जैसे आपने बोला कि आप अपने विलेज एग्ज़ैक्टली। से पहले थे जो निकल के ऐसे क्रिएटिव फील्ड में आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे बहुत सारे लोग थे जो पहले इंसान थे जो अपने विलेज से, अपने सिटी से निकल के आए। तो उनको देख के बहुत सारे और लोगों को लगा कि ये भी जा सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो एग्ज़ैक्टली हाँ। धीरे-धीरे वो एजुकेशन और अवेयरनेस फिर इंस्पिरेशन बिल्ड होते जाएगा, तो आई थिंक वो अब ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को कोई ऐसा झंडा उठा के ऐसा थिंकिंग चेंज नहीं करना, हम लोग खुद को चेंज करेंगे, तो धीरे-धीरे अपने आप ही हमें देख के बाकी लोग भी अपना पैशन फॉलो करने लगेंगे या अपना जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। तो आपने जैसे बताया कि आप नए विलेज थे, तो मैं भी भुवनेश्वर में बहुत दिन से रह रहा हूँ। तो यहाँ की सबसे मेरे को अच्छी जो चीज़ लगी वो यहाँ पेंटिंग्स तो बहुत अलग-अलग तरह की रहती हैं। फिर स्टोन स्टोन कार्विंग, स्कल्पचर्स भी बहुत अच्छे-अच्छे एक से एक हैं। यहाँ सन टेम्पल है। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा यहाँ के जो पाम लीफ पे जो पेंटिंग करते हैं ना, मेरे घर पे भी मैंने हाँ, खरीद के बहुत सारे आर्टिस्ट का लगाया हुआ है। वो पाम लीफ पे जो पेंटिंग करते हैं ना, वो इतना अच्छा लगता है बहुत बढ़िया। और मुझे भी इतने बहुत माइन्यूट डिटेल्स करते हैं उसमें कि आई एम अमेज्ड कि कैसे करते ही हैं वो। और एक्चुअली उड़ीसा में जो भी क्राफ्ट है ना, वो सारे ही बहुत ही महीन काम होता है। जैसे आप इकत ले लो, इकत का डबल इकत बनता हुँ, है उड़ीसा में, हाँ, तो वो हुँ, बहुत मुश्किल काम है। एंड तारकसी वो जो नहीं फिलिग्री वर्क हुँ। अ, सिल्वर का फिलिग्री वर्क होता है। देन पट्टचित्र हो गया, इतना माइन्यूट, इतना फाइन डिटेलिंग्स के साथ में होता है। एंड ये एनग्रेविंग जो होता है इसपे ताल पत्ते पे, है ना? तो बहुत ही महीन काम होते हैं। उड़ीसा के जो पुराने क्राफ्ट्स हैं, वो बहुत ही महीन अ, बारीक काम होते थे। और वो बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसको कि इतनी डिटेलिंग इतने महीन काम को करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आई रेड वन ऑफ योर आर्टिकल, तो आपने उसमें बताया था कि आप यू यूज्ड टू प्रैक्टिस डेली हुँ, हुँ। and ऐस even you used to make for 30 to 40 sketches per day. So हुँ। हाँ, तो प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के बारे में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे यंग आर्टिस्ट लोगों को? सी कोई भी क्रिएटिव चीज़ है ना वो रियाज़ से ही आती है, ठीक है? मैं म्यूज़िकल मतलब फैमिली से हूँ तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे जो गुरु आते थे सिखाने के लिए जिसमें तबला बजाती थी तो मेरे जो गुरु थे, तो वो बोलेंगे कि जब प्रैक्टिस करते हो ना तो वो आपका जो हुनर है वो एक-एक ग्रेन करके रोज़ बढ़ता है। लेकिन अगर एक दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक मुट्ठी गायब हो जाता है आपसे, उतना कम हो जाता है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ एवरीडे प्रैक्टिस। तो जो साधना, रियाज़, प्रैक्टिस वो चीज़ हर चीज़ में लागू होता है। ठीक है, वो आर्ट एक अंदरूनी एक टैलेंट है। टैलेंट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको सधना उसको लाइक एवरीवन इज़ अ डायमंड लेकिन उसको पॉलिश करना तो हमारे हाथ में है ना? सो वो चीज़ है कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई खूबी है। नॉट नेसेसरीली कि मैं जो कर रही हूँ, आप वही करोगे। आपके अंदर कुछ और ही है, जो कि मेरे अंदर नहीं है। तो उसी को पहचानना एंड उसी को पॉलिश करना दैट इज़ द जॉब ऑफ प्रैक्टिस साधना और वो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे कोई भी लेवल पे आप पहुँच जाएँ। जैसे बड़े-बड़े सिंगर्स को ले लीजिए, वो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। ज़ाकिर हुसैन जो तबला बजाते हैं, तो वो रोज़ ही प्रैक्टिस करते होंगे डेफिनिटली, तो वो रियाज़ का एक दैट इज़ लाइक इबादत बोलते हैं ना, दैट इज़ यस। वो पूजा जैसा है। हाँ, तो रोज़ का जैसे आप करते हो वैसे ही योर क्राफ्ट इज़ लाइक दैट। और आर्ट भी बेसिकली आर्ट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू, इफ वी क्लासिफाई ब्रॉडली इट, वन इज टेक्निक एंड प्रैक्टिस एंड अदर हुँ, इज क्रिएटिविटी. हुँ, First you have to learn the basic skills by practicing it daily. Once हुँ। you have developed the basic skills and practice, then you have to start creating your original work by your creativity. हुँ, ऐसा What कोई तो ऐसा do you say? मतलब टाइम फ्रेम कुछ नहीं है ऐसा। सी द थिंग इज़ यू कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे एज़ इन
चाहे कुछ भी कर लिया, जैसे अपना स्टाइल भी ऐसा नहीं कि आप स्टाइल मिल गया तो छोड़ दिया प्रैक्टिस, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप रोज़ यू इवॉल्व, रोज़ यू लर्न समथिंग, यू नो। सो बेसिकली हाथ को आप प्रैक्टिस जैसे करते हो, कुछ भी बनाते हुँ, हो, कुछ व्हाटएवर यू क्रिएट। हाँ, सो क्रिएटिविटी क्या होता है कि ऐसे आइडियाज़ आपके जो अंदर आते हैं ना, दे आर लाइक बबल्स, हाँ, तो उनको जल्दी से अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो बर्स्ट वो फट जाते हैं, यू नो। हुँ, तो आपके अंदर बहुत सारे जो क्रिएटिव लोग होते हैं, उनके बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर उसको छोटा-सा स्केचबुक में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बाद में चल के उसको बनाएँ, या फिर यू नो तभी-तभी बना लिया। तो उसको जल्दी से कैच नहीं करने से वो चला जाता है आपसे। सो वही जो आपको जो मैं बोल रही थी पहले कि 30, 40, 50 स्केचेस बनाते थे हम। तो हुँ, वो मेरे गुरु जब हमको ट्रेनिंग देते थे ना उस टाइम पे आर्ट स्कूल पे, तो ही यूज्ड टू मेक अस डू वो न्यूज़ प्रिंट पेपर पे लाइक ना 50-60 ही विल गिव अस होमवर्क कि 50-60 ड्राइंग्स करके लेके आओ। वो इसलिए बोलते थे क्योंकि उसमें क्या होता है ना, वन डे 50-60 जब करो। वन डे हाँ, हाँ, एवरी सिंगल डे, यस, यस। एंड तो क्या होता है उसमें कि आप एक तो आपका हाथ का जो मसल मेमोरी एक बिल्ड होता है, एंड सेकंड इज़ कि आप इतना मिस्टेक करते हो कि आपको मिस्टेक से डर ही नहीं लगता फिर, यू नो? इतने हुँ, बार-बार आप मिस्टेक करते हो, तो फिर लगता है कि चलो ठीक है, यू नो, ऐसे मतलब वो डर एकदम हट जाता है। तो आप मिस्टेक्स करने के डर के ऊपर जब आ जाते हो ना, तभी क्रिएटिविटी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि क्रिएटिविटी इज़ अ स्टेप व्हिच इज़ नॉट टेकन बिफोर, राइट? आपने कभी किया नहीं है, आप अपने जो कम्फर्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर जाके कुछ करना चाहते हो, कुछ अलग करते हो। तो मैं तो हमेशा समझती हूँ कि एक कैनवास जो होता है, ब्लैंक जो होता है, व्हाइट प्लेन, दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कैनवास, हाँ। उसके ऊपर अगर आप कुछ भी कर रहे हो, यू आर स्पॉइलिंग इट बेसिकली। सो अगर स्पॉइल कर रहे हो, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको अच्छे से स्पॉइल करो कि उसमें वैल्यू ऐड हो, ना कि वो खराब हो जाए जो था पहले से, यू नो। सो वो चीज़, लेकिन जब अभी भी मैं जैसे ही बड़े-बड़े कैनवास पे जब हाथ लगाती हूँ, मुझे कभी-कभी डर लगता है, यू नो, कि गलत हो गया तो। बट सपोज़ यू हैव 1 कैनवास तो लगेगा, गलत हो गया तो क्या होगा? लेकिन सपोज़ हुँ। यू हैव गॉट 10 कैनवासेस तो फिर आपको डर नहीं लगेगी, यू नो? सो यू नो कि हाँ, ये खराब हो गया, दूसरे में चले जाएँगे। सो वो चीज़ प्रैक्टिस से आता है, वो डर हटना, वो रोज़ की बात है, वो करना ही पड़ता है, यू नो? मैंने जैसे आपने बोला कि डेली करने से डर चला जाता है और ऐसे एक बार डर चला गया तो फिर क्रिएटिविटी अपने आप आने लगेगी कि आप स्पॉइल नहीं करोगे। मैंने देखा है कि आप हुँ। अभी भी बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हो तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लगता है मेरे ख़्याल से डेली बहुत ज़्यादा पोस्ट बनाते हो। पोस्ट करते हो और आर्ट वर्क भी लगता है आप डेली बनाते हो तो मैंने देखा आपके बहुत सारे इंक्स के स्केचेस भी रहते हैं, देखने में वो हुँ। बहुत सिंपल लगेंगे, लेकिन व्हेन यू गोइंग टू मेक दैट इट्स नॉट रियली सिंपल उतनी आसानी से वो बनेगा नहीं। तो आपके जो ओरिजिनल वर्क भी होते हैं, उसका आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? आप कैसे कैसे अपने ओरिजिनल वर्क्स को बनाते हो या कैसे कॉन्सेप्ट सोचते हो उससे रिलेटेड कि मुझे ये बनाना है? ये मैं सोच के नहीं पढ़ती कि मुझे बनाना है कुछ नया-सा ना। हुँ, वो कभी-कभी ऐसा आ जाता है दिमाग में, एंड लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं बता रही हूँ कि मुझे ना सबसे इंस्पायरिंग लगता है ब्लैंक शीट या ब्लैंक कैनवास, और साथ में कुछ कलर्स रखे होंगे ना, वो दैट इज़ माय इंस्पिरेशन। मुझे वही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन देता है। तो मुझे ना उसके लिए ऐसा नहीं चाहिए कि मैं रिसर्च करूँ, फिर कुछ बनाऊँ। बहुत लोग होते हैं जो रिसर्च करके बनाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मेरा प्रोसेस वो नहीं है। मैं इसलिए माय वर्क इज़ वेरी सिंपल बिकॉज़ मेरे दिमाग में जो आता है मैं बना देती हूँ, एंड यू नो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती हूँ मैं, आई कीप स्टेयरिंग एट द ब्लैंक शीट, मुझे ना उसमें से कुछ नज़र आता है, यू नो, लाइक आई जस्ट ट्रेस दैट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सोचा कि अच्छा चलो आज ना मैं एक गणपति जी बनाती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। सो आई लुक एट द पेपर एंड देन सोचूँगी अच्छा गणपति ऐसे हैं करके, मतलब आई विल स्टार्ट सीइंग लाइन्स एंड देन उसके ऊपर मैं ट्रेस करने लगती हूँ, यू नो, इट्स लाइक दैट। सो एंड देन साथ धीरे-धीरे इवॉल्व होता जाता है। बहुत टाइम पे मिस्टेक्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अगर मैं एक पोस्ट कर रही हूँ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, तो वो ऐसा नहीं कि मैंने वही बनाया, वही सही हो गया। मे बी 5 बनाए, उसमें से 1 सही हुआ तो वो लगाया मैंने, यू नो। बिकॉज़ इंस्टाग्राम को मैं ऐसे लेती हूँ जैसे कि इट्स माय स्केच बुक, डेली डायरी जैसा उसको मैं यूज़ करती हूँ। तो तो उसमें you know and you have to know one thing that social media is something that the person wants you to see, not exactly everything, you know, the whole picture पीछे उसके बहुत और भी मेहनत है। एक पोस्ट बनाना एक कमिटमेंट है जो um, you know I mean it's not easy actually keeping up with a daily post. yes, as you said that कि जो आप पोस्ट करते हो वो आपका फिनिश या फिर आपका एक है, उसके पीछे आपके कितने
प्रैक्टिस है, फेलियर है, वो इंस्टाग्राम पे नहीं रहता है। तो बहुत हाँ, सारे आर्टिस्ट क्या रहते हैं कि अर्ली स्टेज पे, जैसे आपके इंस्टाग्राम या किसी भी अच्छे आर्टिस्ट के देखेंगे तो उनसे कंपेयर करते हैं, तो उनको वो थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है या प्रेशर हो जाता है कि अरे इनके तो सारे पोस्ट ही अच्छे लग रहे हैं और मैं नहीं बना पा रहा, क्योंकि लेकिन वो आपकी एक पोस्ट के पीछे पीछे 10 और जो स्केचेस अब थे आर्टवर्क भी वो है, नहीं, वो एग्जैक्टली, मिस आउट कर देते हैं। और एग्जैक्टली, इंस्टाग्राम पे आदमी, एवरीवन वांट टू पोर्ट्रे परफेक्ट, तो वो अपना परफेक्ट लाइफस्टाइल, परफेक्ट आर्टवर्क, परफेक्ट म्यूजिक ही डालेगा। कोई आधा अधूरा या फिर कोई प्रैक्टिस टाइप की चीजें नहीं डालेगा। तो सब कोई अपने आप का अच्छे साइड ही पोर्ट्रे करेंगे, कोई बुरे साइड नहीं करेगा। तो आपको एग्जैक्टली, प्रैक्टिस नहीं देख पाते हो आप उसके पीछे की, जो नए आर्टिस्ट रहते हैं कि कितना मेहनत किया है फिर जाके एक अच्छा पोस्ट बना है और फिर आर्ट वर्क लगा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक जाके बना दिया और वो पोस्ट कर दिया। एग्जैक्टली। आपने बताया था कि आपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अभी बहुत रिसेंटली डिस्कवर किया है, और आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर देख के ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने रिसेंटली डिस्कवर किया है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, आप कैसे डालती थी, आप क्या सोचती थी, आपको मतलब कैसे, आपका पूरा स्ट्रैटेजी क्या थी सोशल मीडिया की जो सीख सके बाकी सब? अच्छा, मैं बता रही हूँ 5 साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी और पहले आई यूज्ड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर। देन वन फाइन डे आई रियलाइज़ कि फैशन gives me joy, but then there are certain limitations to creating a design, because design is made for a clientele, and it has to have a price tag to it. Okay, तो उसमें जो commercial viability होती है वो बहुत बड़ी एक restriction होती है, जो कि which is challenging, which is nice, which makes design nice actually. It has to be user friendly. लेकिन उसमें इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं कि लगता था कि चलो बहुत कर लिया, अब थोड़ा-सा ऐसे करा जाए कि फ्रीडम, पूरा फ्री अपने आप को एक्सप्रेस किया जाए। तो उसके लिए मुझे लगा कि नहीं, आर्ट ही मेरा सही मीडियम होगा। तो इसलिए मैंने अपना जॉब छोड़ा। एंड उससे पहले मैं फेसबुक पे थी, लेकिन आई नेवर यूज्ड, मुझे लगता था पता नहीं इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा लगता था। तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी उसको। हम्म। एंड आई वाज़ लिंक्ड टू माय फ्रेंड्स एंड फैमिली उसमें, लेकिन आई नेवर यूज्ड इट टू मच। तो टाइम भी नहीं होता था। एंड जब मैंने जॉब छोड़ा तो उस टाइम पे मेरी एक मार्केटिंग मैनेजर थी उस कंपनी की, कैरोल। तो शी टोल्ड मी दैट व्हाई डोंट यू पोस्ट योर वर्क ऑन इंस्टाग्राम। आई सेड वो क्या होता है? शी सेड ओके कम मीट मी फॉर कॉफी, आई विल एक्सप्लेन यू। तो आई थिंक जॉब छोड़ने के बाद फर्स्ट मीटिंग वाज विद हर। एक बार वो लंच पे मेरे को मिली, मतलब कॉफी पे मिली। एंड देन शी एक्सप्लेन मी, अच्छा ऐसा होता है, इसमें से अकाउंट खोलो, फिर उसमें हैशटैग होता है एंड ऑल दैट, एंड योर वर्क इज नाइस, द वर्ल्ड नीड्स टू सी इट। तो मैंने कहा अच्छा चलो, अच्छा चीज़ है, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना जर्नी, तो अच्छा ये डिजिटल रिकॉर्ड एक रहेगा कि मेरे मेरी जो आर्टिस्टिक जर्नी का बिगिनिंग से लेके अभी लेट्स सी कैसे जाता है। तो मैंने कहा अच्छा आइडिया है सो आई स्टार्टेड पोस्टिंग। एंड जब मैं पोस्ट करती थी तो पीपल यूज्ड टू लाइक इट एंड आई वाज़ रियली हैप्पी, चलो ठीक है। एंड जैसे कुछ दिन चलता रहा, उसके बाद एक दिन एक मेरी पुरानी स्टूडेंट थी, तो शी टोल्ड मी मैम योर वर्क इज़ वेरी नाइस, व्हाई इज़ योर अकाउंट प्राइवेट? आई सेड वो क्या है? Then she said, नहीं प्राइवेट मतलब लिमिटेड पीपल कैन सी इट, अभी पब्लिक करोगे तो लॉट ऑफ पीपल कैन सी इट्स ओपन। आई सेड ओके फाइन, कैसा करा जाता है? देन आई सर्च इन गूगल कि कैसे हम्म। करते हैं, आई फाउंड। एंड तब मैंने किया जब उसको पब्लिक, तो उसमें इतने सारे अचानक से लाइक पीपल स्टार्टेड, इट स्टार्टेड रीचिंग लॉट ऑफ पीपल। एंड उनके जो मैसेजेस होते थे, दे यूज्ड टू बी सो सो हार्ट टचिंग एंड इतना इमोशनल होते थे कि मुझे लगता था कि अरे वाह, लाइक आई एम मेकिंग अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड बाय शेयरिंग माय वर्क, बिकॉज़ कहते हैं ना कि खुशी बाँटने से बढ़ जाती है, नहीं? सो जब मैं क्रिएट करती हूँ आर्ट वर्क तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जब मैं शेयर करती हूँ बाकियों के साथ और उनको मुझे पता चलता है कि उनको भी खुशी मिल रही है, तो दैट वाज़ माय बिगेस्ट जॉय। उसके बाद मैं फॉलोअर्स को कभी नहीं देखती थी कि इतना हो गया, इतना हो गया। लेकिन एक बार जैसे 1000 हो गया, मुझे किसी ने बोला, "अरे 1000 हो गया?" मैंने कहा, "अरे वाह! ओके, ओके, लेट्स सेलिब्रेट।" तो ईच स्टेप आई वाज़ लाइक ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो देयर वाज़ नो स्ट्रैटेजी और एनीथिंग, आई जस्ट थॉट कि चलो ये डेली प्रैक्टिस जैसा मेरा शीट है, इसमें मैं करती जाऊँगी, जो भी मन करेगा करती जाऊँगी। तो फिर कभी-कभी से सीरीज़ बनते जाते थे कि डे 1, डे 2 करके मैंने एक टी टाइम स्केचिंग स्टार्ट किया। तो उसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले। लोगों को अच्छा लगता था बिकॉज़ कि देयर इज़ समथिंग टू एक्सपेक्ट, एंड सेकंडली आपको एक कमिटमेंट हो जाता है कि मुझे रोज़ करना ही है। सो एक प्रैक्टिस में डालने के लिए अपने आप को द दो सीरीज़ेज़ आर वेरी नाइस। सो दैट वाज़ माय ओनली स्ट्रैटेजी एंड देन तो ऐसा आप कुछ नहीं डेली है, मतलब पोस्ट डेली करती थी, वर्क्स। इंस्टाग्राम पे भी डेली पोस्ट करती थी? हाँ, regularly, that is the only thing that it is a it is a medium, it is a podium rather,
जहाँ से कि आप लाइक माइंडेड लोगों से मिल सकते हो, अपना काम शेयर कर सकते हो एंड हो सकता है कि उसमें से किसी को इंस्पिरेशन मिले। हो सकता है कि वो काम किसी के अंदर वो एक होप जगाए कि अरे वाह! ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर हम्म। सकती हूँ। या फिर बहुत लोगों ने मुझे ऐसे मैसेजेस लिखे हैं कि आपका काम देख के मुझे इतना खुशी मिलता है कि आई स्टार्टेड पेंटिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं तो बहुत खुशी होती है कि चलो उनके लाइफ में एक डिफरेंस मैं लेके आई हूँ। एंड बहुत बार ऐसे लोग लिखते हैं कि मेरे को ऐसे बहुत डिस्टर्ब लग रहा था और माय लाइफ हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स एंड रात को सोने से पहले आई कीप लुकिंग एट योर स्केच एंड मुझे नींद आ जाती है। तो ऐसे वाले जो मैसेजेस होते हैं ना वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी देती थी और साथ में लगता था कि मेरा कमिटमेंट है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही सोच के मैं बस करती हूँ दिस इज़ माय ओनली स्ट्रैटेजी टू स्प्रेड जॉय थ्रू माय वर्क दैट्स ऑल। आई थिंक आपके लिए अकॉर्डिंग टू मी जो सोशल मीडिया काम किया है कि एक तो आप डेली पोस्ट कर रही हैं और ऊपर से दूसरा जैसे आपने एक बताया कि आप टी टाइम सीरीज स्टार्ट किया था, तो हुँ, उससे हुँ, मुझे लगता है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन हो गया कि जैसे आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ पोस्ट करती हैं, तो सबके हुँ, स्टार्टिंग में 1 हफ्ता निकला होगा, 2 हफ्ता निकला होगा, फिर सबके दिमाग में वायर्ड हो गया कि अरे इनका तो 5 बजे या 6 बजे पोस्ट आने वाला है, तो दे हाँ, दे कीप इन सर्च कि एग्ज़ैक्टली आया कि नहीं आया। हुँ, तो फिर एग्ज़ैक्टली वो बिल्डअप होता रहता है, तो फिर ऐसे 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 करके वो एक ऑडियंस बन जाती है आपकी कि हर 5 एग्ज़ैक्टली बजे तो ये डालती है, मुझे देखना ही है। तो एक या एक पर्टिकुलर टाइम पे या फिर एक जो पर्टिकुलर सीरीज टाइप ये हिट एंड ट्रायल से ही पता चल सकता है, सबके लिए अलग-अलग होगा लेकिन बहुत बहुत जगह पे डेली नहीं हो पाती है, लेकिन एट लीस्ट 3 टाइम्स अ वीक करना बहुत ज़रूरी है। एंड वन मोर सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी आई विल से कि आपको चाहे आप रहो सब में, लाइक ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, सब हुँ, में आप रहो। आपका प्रेज़ेंस ठीक है, ज़रूरी है, कोई जो इसमें नहीं है, उसमें होएगा। बट सब में आप एक्टिव नहीं हो सकते हैं। सो हाँ, चूज़ द वन दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, दैट इज़ नंबर 1 स्ट्रैटेजी। नंबर 2 इज़ कभी भी गलत हैशटैग मत लगाओ कि हाँ, चलो ये लगा दिया, बहुत सारा लगा दिया, कोई ना कोई तो देख लेगा, ऐसा नहीं होता है। बी जेन्युइन जो आप कर रहे हो, जेन्युइन हो। एंड बहुत सारे लोग ना जैसे इंस्पिरेशन लेके किसी आर्टिस्ट से कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, पूरा कॉपी मत करो, ठीक है? इंस्पिरेशन ले रहे हो, ट्राई कर रहे हो उसका ड्राइंग बनाना, तो उसको ज़रूर क्रेडिट दो। लाइक उसको लिखो कि मैंने इनके काम देख के मैंने इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन ले लिया। रहे हो तो भी लिखने पूरा की कॉपी कोशिश मत करो और क्रेडिट तो देना ही देना है जिससे आपने इंस्पिरेशन लिया हाँ, है, तभी वो इंस्पिरेशन कहलाएगा, वरना तो कॉपी हो गया, वो इंस्पिरेशन नहीं देखिए ठीक कहलाएगा। है, बहुत सारे लोग जैसे ना बहुत मतलब स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी का काम देख के उसमें से लर्न करना चाहते हैं, तो उसको पूरा कॉपी करते हैं। तो उस केस में आप उसको डोंट सेल इट एज़ ओरिजिनल आर्ट वर्क। ये से दैट दिस इज़ डोंट से दिस इज़ माय ओरिजिनल आर्ट वर्क, ओके? से दिस इज़ एन इंस्पिरेशन आर्ट वर्क मैंने इनसे देख के ये सीखने के लिए मैंने बनाया है। तो इनका लिंक ये है, प्रॉपर करना चाहिए। दीज़ आर द एटिकेट्स ऑफ सोशल मीडिया। एंड मतलब जो आर्टिस्ट का ना जैसे प्रोफाइल होता है तो उसमें जाके बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि आप उनका काम कॉपी करो। और लोग चाहते हैं कि नहीं रीपोस्ट मत करो। तो और ऐसे भी कि सीखने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, सीख रहे हो तो यू कैन कॉपी फुल, बट बेचा ऐसे भी एग्ज़ैक्टली ओरिजिनल वर्क को जाता है। बेचने या के टाइम पे कभी भी आप कॉपी किया हुआ नहीं बेच सकते, वो तो एक तरह से धोखा होगा क्लाइंट के साथ भी। तो सेलिंग पर्पस के लिए तो सिर्फ ओरिजिनल वर्क रहता है या कमीशन वर्क रहता है, पोर्ट्रेट्स और ये, बट प्रैक्टिस के लिए यू कैन ऑलवेज कॉपी। सो अभी आपको रिसेंटली गोल्डन वीजा मिला है, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या बेनिफिट आपको क्या-क्या मिलेगा गोल्डन वीज़ा का वहाँ पे दुबई में रह के, और कैसे आपके आर्ट एनहांस होगा, आपकी लर्निंग में बेनिफिट होगा ये? अम, जो गोल्डन वीज़ा होती है वो वर्ल्ड वाइड बहुत जगह पे बहुत कंट्रीज़ में इन्वेस्टर्स को मिलता है व्हेन दे इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट इन देयर हुँ, कंट्रीज़ इकोनॉमी। सो पहले बहुत सारे कंट्रीज़ में गोल्डन वीज़ा था, लेकिन कल्चर के बेसिस पे, अपने टैलेंट के बेसिस पे गोल्डन वीज़ा पाना, that Dubai became the first country, I mean UAE became the first country in the world in 2019 to offer that visa. So जो उनके वेबसाइट में लिखा हुआ है मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। एंड तो तो इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर ऑल क्रिएटिव पीपल बिकॉज़ हमको पता चलता है कि अरे मतलब क्रिएटिविटी इतनी बड़ी एक चीज़ है, मतलब आपका टैलेंट इज़ इक्वल टू क्रोर्स ऑफ रुपीज़, सो दैट इज़ वन हैप्पीनेस। आई मीन दो टैलेंट इज़ प्राइसलेस, उसमें प्राइस नहीं या लगा सकते, लेकिन फिर उसको वो दर्जा देना, एक रिस्पेक्ट देना इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। तो वो अभी जैसे हुआ तो तो अभी क्या होगा, उससे क्या होगा कि आप 10 इयर्स तक यहाँ पे रह सकते हैं। यू हैव
an option of staying for a long time here. तो नॉर्मली दुबई में 3 years का वीज़ा मिलता है एंड एवरी 3 year वी रिन्यू इट। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे कोई आर्टिस्ट हो गया तो वी फील एज़ इफ यू आर लाइक ना गमले में लगा हुआ एक प्लांट है हम, हाँ? ऐसा एक फील होता है कि हाँ ठीक है, पता नहीं कब जाएँ, यहाँ से जाना पड़े कब। सो अभी क्या हो गया, जैसे आई एम ऑन आर्टिस्ट वीज़ा नाउ, आई एम ऑन माय पर्सनल सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा। तो उसमें क्या होगा कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, तो मेरे को चाहिए तो मैं 10 साल तक सोच सकती हूँ कि आगे क्या करना है। अगर मुझे सपोज़ यू नो किसी मतलब किसी आर्टिस्ट के साथ कुछ कोलैबोरेशन करना है तो आई कैन थिंक अबाउट दैट एंड या फिर आगे लॉन्ग टर्म कुछ प्लान करना है तो वो सोच सकती हूँ मैं। लेकिन वो एक बेनिफिट है एंड साथ में आई जस्ट टेक इट एज़ एन ऑनर कि मेरे टैलेंट को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया एंड मुझे ना उन्होंने ये दैट्स अ वीज़ा बिग दिया। थिंग। दैट्स अ बिग थिंग, सो दैट इज़ माय बिगेस्ट बेनिफिट आई विल से। अब बाकी मुझे मालूम नहीं है ज़्यादा। सो आप जैसे वहाँ पे अभी हैं तो आपको कितने साल हुए हैं वहाँ पे अभी रहते हुए? मुझे 12 साल हो गए, 12 साल या 13 साल ऐसा। तो इतने दिन से आप रह रही हैं तो आप वहाँ के बहुत सारे आर्टिस्ट जो आउट ऑफ इंडिया के भी हैं, बहुत सारे अलग-अलग जगह से भी आए होंगे, आप सबसे इंटरैक्ट करती होंगी। सो सी इतने साल से हूँ यहाँ पे, जबकि मेरा डिज़ाइन फ़ील्ड में मेरा 8 साल है, लेकिन 5 साल हो गया, 13 साल हो गया प्लीज़। सो 8 साल हो गया डिज़ाइन फ़ील्ड में एंड 5 साल अभी आर्ट फ़ील्ड में हो गया। सो अभी मैं धीरे-धीरे जान रही हूँ लोगों को, डिफरेंट-डिफरेंट आर्टिस्ट को यहाँ पे जान रही हूँ। सो अभी तो इट्स अ वेरी नेसेंट स्टेज फॉर मी, फॉर माय आर्ट एंड अभी तो बहुत सीखना बाकी है, बहुत लोगों से मिलना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। सो तो आप लेट्स सी हाउ जितने इट। भी आर्टिस्ट से मिली हैं यहाँ इंडियन आर्टिस्ट के अलावा, तो आपका क्या सोचना है कि व्हाट पर्सपेक्टिव डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे हैव व्हिच यू कैन नॉट सी इन इंडियन आर्टिस्ट और उनके अंदर यूनिक क्या होता है? सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक होता है, तो बाहर के आर्टिस्ट हैं, उनके अंदर क्या यूनिक चीज़ आपको दिखता है? यू नो सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग जहाँ से आते हैं ना, हमारे रूट्स, हमारा कल्चर, दैट इज़ द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट अस, ओके? हमारी अपब्रिंगिंग। तो एक्सपीरियंस, लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग हैज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, ओके? सो जिनके काम में वो दिखता है, अपना रूट्स दिखता है, अपना कल्चर दिखता है, अपना एक्सपीरियंस दिखता है लाइफ का, तो और या फिर देयर रिएक्शन टुवर्ड्स द करंट वर्ल्ड, तो उनका काम स्पेशल होने लगता है व्हेन इट बिकम्स पर्सनल, बिकॉज़ हम सभी अलग-अलग हैं, है ना? सो अभी यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे नेशनैलिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं दुबई में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दुबई कि ऐसा ना आप अगर मैं चाहूँ तो एक यहाँ पे जैसे लोग ना पॉकेट्स में रहते हैं, इंडियन कम्युनिटी हो गया, कहीं यूरोपियन कम्युनिटी हो गया, कहीं ये ना अरबिक कम्युनिटी हो गया, ऐसे लोग रहते हैं अपने ऐसे। लेकिन जब हम मिलते हैं जैसे किसी कॉमन पोर्टल पे आर्ट फील्ड पे या जॉब फील्ड पे, तो फिर सारे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ वहाँ पे मिलते हैं। तो उसमें इतना अच्छा चीज़ एक लगता है कि यू नो लाइक हम सब एक कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं, लेकिन सबका अपना-अपना इंडिविजुअलिटी है। एंड यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे अफ्रीकन आर्टिस्ट हो गए, उनके काम में दिखता है कि हाँ, अफ्रीका का यू नो झलक दिखता है। यहाँ पे बहुत अच्छे अरेबिक आर्टिस्ट हैं, जिनके काम मुझे बहुत पसंद है, बहुत-बहुत पसंद है। तो उनके काम में कहीं न कहीं थोड़ा-सा कैलीग्राफी का एक दिख जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं अरेबिक आर्टिस्ट फातिमा बिटा करके, उनका काम मुझे बहुत पसंद है। वो इंडिया से बहुत इंस्पिरेशन लेती है, बोलती हैं कि इंडिया इज़ माय सेकंड होम, मैं जाके रहती हूँ वहाँ पे, मुझे इतना पसंद है। तो यू नो लाइक दिस इज़ व्हाट कल्चर डज़ टू यू, यू नो लाइक जैसे अ, उनके काम में इंडिया का थोड़ा झलक दिखता है, वो साड़ी पहनी हुई लड़कियाँ बनाती है, मतलब यू नो एक फेसेस के बिना वो बनाती है कुछ-कुछ फिगर्स, उनका काम कभी देखना बहुत मुझे बहुत पसंद है वो। शी इज़ सो डाउन टू अर्थ। तो ऐसे ही बहुत आर्टिस्ट हैं, उनके काम में उनका कल्चर जब झलकता है तो फिर वो स्पेशल हो जाता है। सो आई जब थिंक आप इंडियन आर्टिस्ट का काम। अपनी जगह को रिप्रेजेंट करने लगते हो, तो अपना आपका काम में वो झलकता है और वही आपकी यूनिकनेस बन जाती है। हाँ, एग्ज़ैक्टली दैट इज़ लाइक बेसिकली जस्ट एक्सप्रेस व्हाट यू आर एंड व्हाट यू फील। यही तो आर्ट है और क्या है। यू नो आप अपनी अंदर का चीज़ को दिखाना चाहते हो एंड विदाउट एनी बायस। तो कोई दिखाता है कि उसको यू नो द डार्क साइड ऑफ इट, कोई दिखाता है द ब्राइटर होपफुल साइड ऑफ इट, कोई दिखाता है जो जैसा है वैसे दिखाता है। सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल आई थिंक एंड या जब तक अपना पर्सनल हो जाता है दैट नैरेटिव, देन योर स्टोरी बिकम्स यूनिक। तो जैसे आपने अभी बात की कि अपने प्लेस की, तो तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप अभी अपने होम टाउन या इंडिया के अगर मिस करती हैं वहाँ पे इतने दिनों से रहने के बाद? तो वो क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे
वो चीज़ नहीं मिल पा रही और आप मिस कर रही हैं उस वहाँ यहाँ के बारे में? एक चीज़ बताऊँ ये ना दुबई बहुत मतलब पास है इंडिया के एंड यहाँ पे हुँ, कितने सारे इंडियंस हैं, इतने सारे इंडियन शॉप्स, इतने अच्छे-अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक हुँ, है? तो आप ऐसे लगता है ऐसे कि आप इंडिया इंडिया में ही हो, ऐसा एक फीलिंग आता है। 3 घंटे का जर्नी है, जैसे दिल्ली से मुझे भुवनेश्वर जाना पड़े या यहाँ से दिल्ली जाना पड़े, सिमिलर डिस्टेंस है। तो और एक वो फील नहीं आता कि हाँ, आप घर वालों से दूर हो, जबकि हो, लेकिन हुँ, ए फिर भी जब हर त्योहार पे ना आप मिस करते हो, वो जो साउंड एंड वो स्मेल एंड सबसे बड़ी चीज़ है मैं मिस करती हूँ ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स एंड फैमिली सबका उनका साथ, मम्मी के हाथ के खाना एंड मानसून, बारिश। बारिश को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ एंड ऑफ कोर्स सारे होली, दिवाली चाहे हम जितना यहाँ पे कोशिश करते हैं मनाने का, लेकिन वो उतना नहीं होता जितना कि हम वापस घर पे मनाते हैं। दुर्गा पूजा, रथ यात्रा अभी आने वाला है, तो वो सब हम छोटा-सा कहीं पे कम्युनिटी इसमें जाके मना लेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं है। तो घर तो मिस करते हैं, हमेशा मिस करते हैं, घर की स्मेल मिस करते हैं। यस। इसलिए मैं वही दिखाती हूँ अपने काम में, जो मैं मिस करती हूँ, वही दिखाती हूँ। रथ यात्रा तो मेरे ख्याल से एक कल से स्टार्ट हो रही है शायद से, आई एम नॉट श्योर बट हाँ, कल से हाँ, हाँ। स्टार्ट हो रही है। और जैसे आपने बारिश के बारे में बोला, तो उड़ीसा में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और मतलब और जब काफ़ी सालों बारिश बाद बारिश हुई थी लास्ट ईयर नहीं हुई थी बारिश इस बार भी ऐसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। वो लगान मूवी में नहीं दिखाता जैसे। हाँ, यहाँ यहाँ तो जब बारिश होती थी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि समटाइम यू गेट स्कैर्ड, बट जब वो बारिश खत्म होती है, तो जो ग्रीनरी उभर के आती है और बहुत अच्छा हुँ, मौसम रहता है। सो एग्ज़ैक्टली। एक एक बोलते हैं ना ऐसे कि आप पहाड़ पे रह के पहाड़ का ब्यूटी नहीं देख सकते, है ना? पहाड़ के ऊपर चढ़ के आप थोड़ी देख पाओगे पहाड़ कितना बड़ा है। जब आप उससे दूर चले जाते हो तो आपको दिखता है कितना अरे वाह! कितना सुंदर है। तो अपने कल्चर से, अपने नेशन से, अपने देश घर से जब दूर चले जाते हो ना, तब लगता है कि अरे वाह! ये हर छोटी-छोटी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती है घर की। वो जो घर पे घुसो तो जैसे ज़ोर से भग से एकदम स्मेल आता है, कोई खाना बना रहे हुँ, हैं, हुँ। मम्मी ने कुछ बनाया है, तो वो जो एक ये होता है एंड मतलब हर छोटी-छोटी चीज़ें मिस करती हो, तो वही है, दूर जितना जाते हो उतना आपका वो बॉन्डिंग बढ़ जाती है। आपको अभी गोल्डन वीज़ा मिला तो आपके फैमिली में क्या रिएक्शन था? सभी बहुत खुश थे। मेरे पापा ने बोला कि इट्स वेरी गुड अचीवमेंट एंड अभी नाउ यू हैव टू वर्क हार्डर एंड शो दैट यू रियली डिज़र्व इट। सो उनका ये है मतलब बीइंग एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ ही सेज दैट किसी ने अगर तुम पे ट्रस्ट करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है एंड नाउ इट्स लाइक एज़ इफ यू व्हेन यू आर आउटसाइड, वो हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि आप जब भी अपने कंट्री से दूर जाते हो, अपने घर से दूर जाते हो तो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के जो नाम सुनाम जो बोलते हैं ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। जब कंट्री से बाहर जाते हो तो फिर कंट्री का वो मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंटिंग यू रिप्रेजेंट एग्ज़ैक्टली यू आर रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग योर या सो जब मैं से दिल्ली में पढ़ रही थी तो उस टाइम पे मेरे को बोलते थे आप कहाँ से हो? उड़ीसा से हो। अभी यहाँ पूछ रहे हैं कहाँ से हो? मैं बोलती हूँ इंडिया से हूँ। सो आपके देश आपकी पहचान बनती है अभी। तो वो बोलते हैं कि हाँ, अभी अगर कुछ तुम्हें मिला हुआ है ऐसा चीज़ जो कि तुम्हारे हाथ में दिया है उन्होंने सोच के कि तुम यू डिज़र्व इट, तो अभी उसको तुम्हें प्रूव करके और भी हार्डर काम करना है, दिखाना है कि तुम यू रियली डिज़र्व इट एंड बाकी सभी तो बहुत खुश थे। दे आर ऑल हैप्पी। सो आप सिखाती भी हो आर्ट की अभी किसी मतलब जूनियर्स को या फिर आप क्लासेस टाइप का कुछ या वर्कशॉप भी लेती हो? बहुत रेयरली लेती हूँ मैं ऐसे मतलब आई शेयर माय वर्क विद आई मीन माय स्किल विद अदर्स। तो वो बहुत रेयर होता है क्योंकि मुझे टाइमिंग का बड़ा इश्यू हो जाता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है एंड इट्स अ कमिटमेंट अगर आप सिखाना चाहते हो तो मैं अभी लेट्स सी देयर आर सम थिंग्स इन पाइपलाइन एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट देन maybe I will. But yes, I love sharing what I know with others and अच्छा लगता है किसी को हाथ पकड़ के किसी को दिखाना कि अच्छा ऐसा नहीं ऐसा करो तो हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी जैसे इंटरनेट पे ना इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, कोई चाहे तो सेल्फ लर्न कर सकता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अभी के ज़माने में सबसे बड़ा काम एक इंस्ट्रक्टर का, एक टीचर का ये है कि आपकी आँखें खोल देता है वो। हुँ, एंड आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी का वो दिया जला देता है, बस उतना काम है एक टीचर का। वही मैं करना चाहती हूँ जैसे मैं छोटे बच्चों के साथ पहले मैं उनके ऐसे वर्कशॉप्स करती थी। मेरे बेटे के स्कूल में जाती हूँ मैं उनके साथ में हुँ। बच्चों के साथ में थोड़ा पेंट करने के लिए एंड उनकी आँखों में ऐसे चमक आ जाती है एकदम। तो वो ही अच्छा लगता है। अभी सिखाने के लिए क्या सिखाना
वो तो खुद ही सीख सकता है इंसान, सो एक रास्ता, एक पाथ दिखा देता है एक इंस्ट्रक्टर, एक गुरु जो रहता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन गुरु वही है आपकी कि आँखें खोलता है, हाँ, गुरु वही जो टीचर, हाँ। बहुत सारी चीजें बाहर में, लेकिन क्या क्या सही है क्या गलत है वो एनलाइटमेंट गुरु एक दे देता है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। करेक्ट, करेक्ट। अभी तो इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, हम्म, टेक्निक्स लर्न करने की कमी नहीं है उसका। लेकिन कोई अगर आपके अंदर एक ड्रीम, एक होप, एक क्यूरियोसिटी जगा देता है, बस वही इनफ है, So that is my motto, that when I share my skill or when I do any workshop, I want to do that, not teach. तो आप मैंने देखा कि आप बहुत सारे एग्जीबिशन भी किया था कोरोना के पहले, तो आपका क्या सोचना है कि कोरोना अगर चला गया कोविड-19 के बाद, तो एग्जीबिशन का कितना रेलेवेंस रहेगा? ऑफ कोर्स एग्जीबिशन तो हमेशा रहेगा। जैसे मूवीज़ आप चाहे घर पे जितना देख लो, लेकिन वो हॉल में जाके बैठ के देखने में जो चीज़ है ना, एक ऐसे सोशल एक्टिविटी लोगों को हम्म, साथ में लेके, एंड देन वो सब उसका माहौल एक अलग होता है। आप चाहे घर पे जितना पूजा कर लो, लेकिन जब मंदिर जाते हो पूजा करने के लिए या फिर मॉस्क जाते हो, लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उसका एक ऑरा ही अलग होता है। तो आर्ट वर्क को रियल लाइफ में देखना और ऐसे फ़ोटो में देखने में बहुत डिफ़रेंस है। ठीक है, हम लोग ऑनलाइन में क्या है कि रीच बड़ी हो जाती है। आप हम्म, अगर नहीं जा सकते फिर भी आप देख सकते हो उसमें। बहुत सारे लोगों ने उस क्रिएटिव जॉब, मतलब जो काम किया था किसी आर्टिस्ट ने, उसका काम बहुत लोगों तक पहुँच सका। दैट इज़ द जॉब ऑफ बीइंग ऑनलाइन, व्हिच इज़ नाइस आल्सो। क्योंकि सभी तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि सभी अगर कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल पेरिस में कोई एग्ज़िबिशन हो रही है, तो सभी लोग थोड़ी जा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे वो एक वॉक थ्रू हो गया वर्चुअल, या फिर वर्चुअल एग्ज़िबिशन हो गया, तो बहुत सारे लोग देख सकते हैं वो चीज़। एंड चाहे अगर आपके कलेक्टर्स खरीदना चाहें, तो फिर कहीं भी बैठ के वो खरीद सकते हैं, तो वो चीज़ है। हम्म। लेकिन हाँ, एक काम को एन्जॉय करना, आप उसके सामने जो खड़े होते हैं तभी पता चलता है ना, मेरे ख्याल से तो उसका कोई रिप्लेसमेंट तो है ही नहीं। जैसे कुछ लोग पीडीएफ में बुक पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग लेकिन जो फिजिकल बुक पढ़ने में जो फीलिंग आती है, जब आप बुक को होल्ड करके पढ़ते हो, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। कितना भी आप आईपैड या पैड पे पढ़ लो, टैबलेट्स पे पढ़ लो, तो वो उस चीज को डिफीट नहीं कर सकता है। जो फिजिकल बुक की फीलिंग आती है, बुक की स्मेल होती है, वो डिफीट नहीं हो सकती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सी ऑनलाइन के बहुत मतलब जो टेक्नोलॉजी की बहुत फ़ायदे हैं, एंड ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी खराब है, बिल्कुल खराब नहीं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, या तो हम इधर स्विंग कर जाते हैं या फिर उधर स्विंग कर जाते हैं ना, वी नीड अ बैलेंस। चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अभी आप और हम जिससे बात कर रहे हैं, इट्स बिकॉज़ हम्म, ऑफ टेक्नोलॉजी कि इंस्टाग्राम में मैंने अपना काम शेयर किया, तभी आपने मेरे को देखा, फिर हम लोग ऑनलाइन में बातें कर रहे हैं अभी। सो ये चीज़ तो टेक्नोलॉजी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक हमारे हाथ में एक हथियार है, लेकिन उसको हम कितना यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो तो डिपेंड करता है। तो आप आपके कोई 2 से 3 एडवाइस जो आप यंग आर्टिस्ट जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देन बिगिनिंग फेज, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो अपने काम को इम्प्रूव कैसे करें? सी इम्प्रूवमेंट जो है ना, ये ऐसा नहीं कि आप कर लिया, इम्प्रूव हो गया, चलो अभी मैं यहाँ से पेंट करती हूँ, ऐसा नहीं है। इम्प्रूवमेंट लाइफ भर चलता रहेगा, जब तक हम ज़िंदा हैं, तब तक कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, कहीं हुँ, सैटिस्फाई नहीं होना चाहिए। एंड जैसे हर आर्टिस्ट का एक स्टाइल होता है बोलते हैं, ठीक है? आर्टिस्ट हम लोग बनते हैं क्योंकि हम लोग रूल्स तोड़ना चाहते हैं, हम लोग एक दायरे से बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन बहुत टाइम में ऐसा होता है कि सपोज़ एक मेरा आर्ट स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आता है, अगर मैं वहीं पे रुक गई ना, तो फिर मेरी आर्टिस्टिक जर्नी पूरी नहीं है, वो सच्चा नहीं बनता है फिर आई बिकम कमर्शियल, इट्स लाइक ठीक है, वही चलता है तो वही बना रही है, चलो ठीक है मशीन बन गई मैं। तो मेरे खुद के स्टाइल का ही मैं उसके पिंजरे के अंदर में कैद हो गई, ऐसा ऐसा एक फीलिंग है। तो वो जो आर्टिस्ट जो ग्रोथ है, आर्टिस्टिक ग्रोथ, वो तो हमेशा चलता रहेगा। सो चाहे आप एकदम बिगिनिंग स्टेज पे हो आपके आर्ट जर्नी की, कि आप लेट स्टेज पे हो कि मिड पे हो, डज़न्ट मैटर। वो ग्रोथ तो हमेशा चलता रहना चाहिए। एंड तो इसलिए जो आर्टिस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वन थिंग आई वुड से कि लाइक पहला चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने अपना स्टाइल जैसे कैसे मेरे को मिला अपना स्टाइल कि फॉर 10-15 डेज़ ना मैंने अपना सब कुछ इंटरनेट देखना बंद ही कर दिया पूरा, कुछ भी नहीं देखती थी मैं। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड टैप इंटू माय इनर सेल्फ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? मैं ये सब सवाल पूछने लगी, एंड
फिर मैंने कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइज किया कि बाएं हाथ से ड्राइंग करती हूँ, यू नो, सो दैट टुक मी बैक टू माय स्कूल टाइम जब मैं सीखती थी अपना लिखना, ABCD, यू नो, ये सब। तो तो फिर इट्स लाइक, यू नो, इफ यू गो बैक टू स्क्वायर वन, वहां से स्टार्ट करो अपना जर्नी, तो एक सच्चा जर्नी होनी चाहिए। यू कैन नॉट बी समवन एल्स, वो नंबर वन है। ठीक है, सो आपके अंदर देखो कि आप, आपका स्ट्रेंथ क्या है, क्या करना चाहते हो, वहीं से आपका जर्नी स्टार्ट करो, नंबर वन। नंबर टू है कि डोंट गिव अप, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, कहीं न कहीं तो आपको मिलेगी वो चीज़, यू नो, लाइक आपको लगेगा कि हाँ, यही है, यही अच्छा लगता है मुझे टॉपिक। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, बेस्ट चीज़ है कि आर्ट में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही कोई सही या गलत है। तो फिर आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन उसमें यू हैव टू हैव योर, यू नो, लाइक एक रियाज़, एक साधना, मिस्टेक करने का वो एक, यू नो, एक क्या बोलते हैं, एक करेज वो होना चाहिए। मेरी अभी मेरे को एक याद आता है, जब मैं निफ्ट में जॉइन किया था, तो फर्स्ट फैशन आर्ट क्लास थी, हमारी टीचर वो आई क्लास में, एंड देन शी सेड कि यू नो, आई लाइक चिल्ड्रन हु मेक मिस्टेक्स। हम सब देख रहे थे, देन शी सेड, बट आई हेट चिल्ड्रन हु रिपीट मिस्टेक्स, सो यू नो, कीप मेकिंग न्यू मिस्टेक्स। सो इट्स लाइक, यू नो, मिस्टेक तो करो, लेकिन हमेशा नया करो। कुछ अगर कर रहे हो तो उसमें से सीख जाओ, एंड देन आगे नया करो। सो नया मिस्टेक कर रहे हो मतलब आप कुछ नया हटके कर रहे हो, यू नो। सो दैट इज़ द थिंग, अगर आप कुछ जो रास्ता किसी ने नहीं लिया है वो लेना चाहते हो, सो दैट इज़ हाउ यू मेक न्यू मिस्टेक। सो लाइफ में अगर वो चीज़ आप कर लो कि मैं हमेशा नया मिस्टेक करूँगा या करूँगी, तो फिर वो एक आपको मिस्टेक करने की जो एक खुशी मिलनी चाहिए आपको, फिर ना आपको क्रिएटिविटी अंदर से अपने आप आ जाएगा। नंबर 2, नंबर 3 इज़ number 3 is yeah, share your work, you know, like दिखाओ लोगों को, एंड कभी भी अपने आप को ना ही बहुत ज़्यादा जज करो कि ये बहुत खराब है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपना काम को बहुत ही खराब ये करते हैं। तो जब भी आप प्रेज़ेंट करते हो किसी के सामने, ये मत बोलो कि नहीं ये खराब है, वो खराब है, ऐसा मत बोलो। उसको देखने दो, अपने से ही वो बोलेगा कि क्या पसंद है, क्या नहीं है। एंड आर्ट सबके लिए एक अलग, यू नो, लाइक जो कन्वर्सेशन होती है ना एक पेंटिंग और एक व्यूअर्स के बीच में, तो वो पर्सनल होती है। तो चाहे एक पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपको शायद वो पसंद नहीं आएगी, यू नो? सो सब्जेक्टिव है। वेरी, वेरी सब्जेक्टिव। तो फिर वहाँ पे आप अपने आप को ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रेज़ेंट करो, या ना ही बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव प्रेज़ेंट करो। आप काम को दिखाओ, सामने दिखाओ और हट जाओ। लेट द व्यूअर सी कि वो कनेक्शन होती है कि नहीं होती है, यू नो? सो ये सब चीज़ें हैं, एंड देन ऐसे करने के लिए तो बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन हाँ, आपने 3 पूछा तो आई एम जस्ट टेलिंग 3। तो आपने जैसे बोला कि जो चेंज होता है वो बहुत वो होता है, लेकिन जैसे ही आप डिफरेंट चीज़ें चेंज जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है वो करते हो, तो एक थोड़ा आपके एनवायरनमेंट से प्रेशर भी रहता है। तो उससे मुझे याद आता है कि जैसे जब आपने जॉब चेंज किया तो एक एक जो अर्निंग सोर्स रहता है, एक सेटल्ड जॉब जो रहता है, जो सब लोग बोलते हैं, अगर आप छोड़ते हो तो एक अगर आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा है तब भी अगर आपके सराउंडेड आपको प्रेशर रहता है कि क्या होगा आगे, तो आपने जब अपना ये स्विच किया था डिज़ाइनर वाले जॉब से फुल टाइम, तो क्या-क्या थे दिमाग में था और क्या-क्या आपने कुछ प्लानिंग की थी या फिर आप कितने क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस वक़्त? आप दिन का पूछ रहे हो कि उसके बाद में, मतलब जॉब छोड़ने के बाद क्या चल रहा नहीं, था उस दिमाग वक़्त में? जब आप छोड़ने वाले थे तब आप क्या सोच हाँ, रहे थे? सी ये जो ख़्याल था ना कि हाँ, मेरे को कुछ और करना है, तो वो मुझे धीरे-धीरे महसूस होने लगा था। हाँ, ऐसा नहीं कि अचानक से ऐसा फ़ीलिंग आया कि मैं छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में ऐसे कुक हो रहा था कि मुझे अच्छा तो लगता है डिज़ाइन करना, यू नो, बहुत अच्छा लगता है क्रिएटिव फ़ील्ड में रहना। मेरी जॉब जो थी वो बहुत घर के पास थी, लाइक दुबई जिस जगह मैं चल के 10 मिनट हुँ, में पहुँच जाती थी ऑफ़िस में। and it was a very nice place to work. They are good paymasters. Their timing was very good. बहुत अच्छे लोग थे काम करने के लिए। So ऐसा कोई भी मुझे ये नहीं था, कोई भी ऐसा क्या बोल रहे हैं, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं था कि मैं इसकी वज़ह से छोड़ दूँ जॉब, यू नो, ऐसा नहीं था। मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन ना उस टाइम पे मुझे एक बुक याद आई, आई डोंट नो इफ यू हैव रेड इट, इट्स कॉल्ड हू मूव्ड माय चीज़, बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। सो तो ही हैड एक्सप्लेन कि यू नो, लाइक जैसे हम लोग कंफर्ट ज़ोन के अंदर फँस जाते हैं, तो उसमें से अगर एक दिन वो गायब हो जाता तो क्या करोगे, यू नो? ऐसा एक
क्या करोगे? तो वो चीज़ मैंने बहुत दिन से पहले पढ़ी हुई थी, तो ये दिमाग में था, कुछ-कुछ बुक्स ना ऐसे दिमाग में रह जाते हैं। तो फिर क्या बोल रही थी तो हाँ, तो वो दिमाग में था कि मेरे को कुछ और करना है एंड क्या है वो एंड किसमें मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकती हूँ अपने को, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं आर्ट से ही कर सकती हूँ। क्योंकि जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, जब व्हेन ही वाज़ जस्ट न्यू बॉर्न, उस टाइम पे मैं जॉब करती थी उस टाइम पे एंड देन साथ में बच्चे का केयर लेना है, द न्यू बॉर्न को उनकी मतलब उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा ही होती हैं। तो फिर भी जब मुझे टाइम मिल जाता था ना, मैं ऐसे ही छोटा-सा पेपर लेके उसमें कुछ ड्राइंग करूँगी। इनफैक्ट मेरे पास एक टंगा हुआ है, मैं दिखा रही हूँ आपको अभी। ये दिस इज़ वन ऑफ दोज़ हाँ, छोटे वाले दिख रहा है आपको? पता नहीं। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा हाँ, तो ये ऐसे वाले छोटे-छोटे मैं बनाती थी कि 1 घंटा मिल गया तो उसमें नहीं सो के मैं जाके थोड़ा-सा बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो तभी उस टाइम पे आई डिस्कवर्ड माइ सेल्फ कि अच्छा ये सब कुछ ऐसा आर्ट कुछ कर सकती हूँ मैं। मतलब आर्ट करना मुझे अच्छा लगता है एंड उस टाइम पे मैंने एक वर्कशॉप यहाँ पे अटेंड करी, एक आर्ट सॉरी स्केचिंग इवनिंग करके एक था, एक जैम जार करके आर्ट हब। तो वहाँ पे जब अटेंड करी मुझे पता चला अरे वाह! दुबई में इतना बड़ा आर्ट का सीन है, मुझे मालूम ही नहीं था। तब से वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि अरे वाह! कितना अच्छा है, मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है, ये चीज़ एक अंदर से आता था। तो उस दिन मैंने सोचा एक बार कि ऐसे मैं काम कर रही हूँ, मैं सोचा कि नहीं देखो एक ख़्याल आया कि वो ना व्हाट इफ टुडे इज़ योर लास्ट डे एंड टुमारो यू डाई तो फिर कल विल यू बी हैप्पी सोल? तो मुझे लगा नहीं, नहीं, नहीं मैं तो पेंटिंग नहीं किया, मेरे को रह गया बाकी वो चीज़ ना। तो बाकी सब ठीक है। जैसे बहुत लोग को होता है कि बकेट लिस्ट होती है कि चलो है। मेरे को 50 कंट्रीज़ देखने हैं या इससे मिलना है, वैसे जो भी है। तो मेरा ऐसा था कि नहीं मुझे पेंट करना है, बहुत सारा पेंट करना है, पेंटिंग्स बनानी है। तो मैं सोचा नहीं ये कब करूँगी अब जब तक अगर ये जॉब में रही तो मैं ऐसे 20 साल तक तो वही करती रहूँगी, कितना अच्छा है ये, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि बुरा लगता है, अच्छा ही लगता है मुझे एंड गिव्स मी द कम्फर्ट। तो फिर मैंने कहा क्या करूँ, छोड़ूँ? तो मैंने कहा चलो फ़ोन करती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो ही वाज़ बिज़ी, ही डिडन्ट टेक माय कॉल। तो उसके बीच में मैंने प्रिंट कर दिया था एक्चुअली सॉरी वो बना लिया था लेकिन प्रिंट नहीं किया था। चलो तब मैं गई और प्रिंट किया, फिर मैं दे के आ गई, मेरे बॉस को दे के आ गई। एंड तो फिर व्हेन माय हस्बैंड कॉल्ड ही सेड कि मोना यस यू हैड कॉल्ड? मैंने कहा हाँ, हाँ, मैंने फ़ोन किया था पूछने के लिए कि रिज़ाइन करूँ कि नहीं? और तुमने फ़ोन नहीं उठाया सो आई टूक इट एज़ अ साइन एंड मैंने रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम मुझे कभी परमिशन नहीं देते कि हाँ, छोड़ छोड़ दो। हाँ, ठीक है छोड़ हुँ। दो। सो देन ही सेड कि अच्छा ठीक है, अब क्या करोगे? मैंने कहा मैं पेंट करूँगी। सो ही सेड ओके फाइन एंड ही हैज़ बीन माय बिगेस्ट सपोर्ट उस दिन से। सो ही हैज़ बीन लाइक रियली, रियली बिग सपोर्ट मेरे इस जर्नी में एंड जॉब छोड़ने के बाद क्या होता है कि जैसे द फर्स्ट थिंग इज़ आपका इनकम का सोर्स जैसे हर मंथ में आता था ना टिंग करके मैसेज आएगा सैलरी ट्रांसफर्ड तो वो बंद हो गया। तो वो मुझे बहुत मिस करती थी मैं कि वो मैसेज नहीं आता देखिए उनका क्या पता गलती से आ जाए एक बार मैसेज। हाँ, तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी सारे ऑफ़र आए, जॉब का ऑफ़र आया। एंड देन बहुत अंदर से आता था कि करूँ क्या जॉब जॉइन कर लूँ? फिर देन आई स्टॉप्ड माय सेल्फ सेड कि मोना तुमने एक जॉब इसलिए नहीं छोड़ी कि दूसरी जॉब जॉइन करना है, तुमने किसी और पर्पज़ के लिए छोड़ा है। ठीक है? सो अभी लगे रहो, जो करा है, जंप किया है तो उसमें लगे रहो। एंड एंड तभी मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि लाइक जैसे आप अपने पैशन की तरफ आप जाएँगे ना तो ऐसे बहुत सारे लिक्विडेटिव ऑफर्स बहुत सारे लिक्विडेटिव लाइक भंवर जैसे क्या बोलते हैं उसको व्हर्लपूल जैसे होंगे बहुत सारे टेम्पटेशंस जो आपको पुल करना चाहेंगे अंदर, हाँ? सो खाली स्ट्रगल्स भी होंगे, साथ में टेम्पटेशंस भी होंगे। सो जो उसको डिस्ट्रैक्ट साइड में करने की रख कोशिश करेंगे आपको, आपके मेन गोल से आपको कुछ पर्क्स और एडवांटेजेस देके उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे आपको। एग्ज़ैक्टली हाँ, हाँ। तो वही है उसी के अंदर फिर से हाँ, लाइक यू हैव टू डू सम सैक्रिफाइसेस, यू हैव टू जस्टिफाई कि मैंने क्यों छोड़ा है एंड तो उसी के लिए मैं रोज़ करती थी, आर्ट करती थी, प्रैक्टिस करती थी कि एक डिसिप्लिन टाइम बना के डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। साथ में एक टू डू लिस्ट कि क्या-क्या, क्या-क्या मुझे करना है एंड मैं कोशिश करती हूँ बहुत देर तक वो उससे स्टिक करने का लेकिन बहुत जगह पे नहीं भी हो पाता मेरे से। So, I'm still a work in progress. नहीं, आपने जैसे बोला कि जब आप यू वर टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड, तो आपको बीच-बीच में भी जब टाइम मिलता था, तो आप छोटा-सा स्केच जैसा आपने दिखाया स्केच कर लिया, ये कर लिया। तो वही तो पैशन है। पैशन एक मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा हाइप्ड वर्ड है। पैशन बेसिकली वही है कि जो अगर आप थके हुए भी हो और आपने बहुत काम कर लिया है, उसके बाद भी अगर आपको वो काम करने में
मतलब दिक्कत नहीं है, थकावट नहीं है, आप एन्जॉय कर रहे हो, तो वही पैशन है आपका, कि और कुछ क्या नहीं है। एग्ज़ैक्टली, मतलब काम काम ना लगे, काम खेल हाँ, लगे, यू नो हाँ। यही चीज़ है पैशन, कि आप थके हो फिर भी आपको मन करे कि वही करूँ तभी मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा। हाँ, सो पैशन एंड प्रोफेशन किसी-किसी का एक हो जाता है, वो आई कंसिडर माय सेल्फ लकी टू बी वन ऑफ देम। सो आपने जैसे बुक के बारे में बताया, तो आप कुछ रिकमेंडेशन बुक या मूवीज़ के रिकमेंडेशन देना चाहेंगे, जो आप फ्री रहती हैं, जब आपको अपना माइंड को क्लटर फ्री करना रहता है, पूरी बहुत सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में, लेकिन रिलैक्स करने के लिए कुछ पढ़ना रहता है या कुछ मूवी देखनी रहती है, तो क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप? मेरे पास ना 1-2 बुक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने डेस्क पे हमेशा रखती हूँ एज़ अ रिमाइंडर। हाँ, हुँ। तो उसमें से एक है ये बुक द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। सो ये जो बुक है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा उसको देखते ही मुझे खुशी मिलती है, इ क्योंकि ये द बुक मैंने भी पढ़ा, और एक आई कैन से दिस इज़ फैबुलस बुक। ये मुझे एक मेरे बहुत कॉलेज के सीनियर ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, कि ये हुँ। पढ़ना बहुत अच्छा था, और मैं बुक पढ़ने वाला इंसान ही नहीं था, मुझे बुक रीडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ, उन्होंने गिफ्ट दिया था, तो मैंने वो पढ़ा। उसके बाद से फिर जो मुझे बुक पढ़ने का इंटरेस्ट आया है, मैं बहुत सारी बुक पढ़ चुका हूँ अभी तक। से हर बुक से ना किसी को कुछ कुछ सीखने को मिलता है। तो इससे मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने को मिला था कि जो हम ढूँढ रहे हैं, कभी-कभी ना वो हमारे पास में होता है। फिर हम जाके पूरा दुनिया ढूँढ-ढूँढ के हुँ, एंड हमारे एकदम पास में होता है तो हम उसको ढूँढ जैसे इंस्पिरेशन हम हर जगह पे ढूँढते हैं लेकिन वो अंदर से ही हो सकती है, क्यों नहीं? बहुत लोग इंस्पिरेशन बाहर से भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो हुँ, सही रास्ता नहीं है। लेकिन बहुत जगह पे तो मुझे ये चीज़ बहुत कनेक्ट हुई वो चीज़ से कि मेरी इंस्पिरेशन मेरे अंदर से आएगी, दैट इज़ व्हाट रियली मेक्स मी हैप्पी। एंड और एक बुक है, ये है बुक ऑफ सिंपल लिविंग, रस्किन बॉन्ड, ये मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ते थे। हुँ, तो इनकी जो ये बुक है ना, मेरी फ्रेंड ने एक दी है गिफ्ट, तो उसमें कोई भी पन्ना आप खोलो तो उसमें ऐसे छोटा-सा एक लाइफ का एक इंसिडेंट होता है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटा-सा सीन होगा, छोटा-सा पैराग्राफ होगा एंड लाइफ की सिंपल चीज़ें, सिंपल ब्यूटीज़ के बारे में, लाइक हाउ टू सेलिब्रेट लाइफ, ये मुझे बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है इस बुक से। तो मैं हमेशा रखती हूँ। जब भी ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है या फिर मतलब अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, आई जस्ट ओपन इट पेज एंड देन रीड फ्रॉम देयर। सो ये दोनों बुक्स मुझे बहुत पसंद है। सो आई विल रिकमेंड इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड। एंड मेरे से मतलब दो आई लव रीडिंग, जब मैं छोटी थी बहुत पढ़ती थी, लेकिन अभी मेरे को टाइम नहीं होता है जितना यू नो लाइक गिविंग टाइम टाइम टू फैमिली एंड देन गिविंग टाइम टू माय प्रोफेशन और पैशन। सो उसमें उसके बीच में लंबा पढ़ना ठीक है, ऑडियो बुक्स कर सकते हो लेकिन मुझे पसंद नहीं है, या तो मैं बुक पढूँ या फिर नहीं, हुँ। तो ऑडियो बुक्स भी है ऑप्शन कि आई कैन डू व्हाइल कुकिंग आई कैन लिसन, बट देन फॉर मी कुकिंग आल्सो इज़ लाइक एन आर्ट, तो कर रहे हो तो अच्छे से करो, उसका स्मेल, उसका साउंड सब आना चाहिए। तो मेरे से मल्टीटास्किंग होती नहीं है, तो मैं अगर बुक पढ़ूँगी तो पूरे से अच्छे से पढ़ूँगी। सो इसलिए ऐसे वाले बुक्स जो कि छोटे हैं, कहीं से भी खोलो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ऐसे बुक्स मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, जितना टाइम मिलता है मैं उसको अपने आर्ट में लगाती हूँ। हुँ। सो सो थैंक यू मैम, हमारे पॉडकास्ट में इतना इतना समय देने के लिए। आप इतने बिज़ी रहते हो, तब भी हमारा थैंक यू। इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। सो नहीं, नहीं, pleasure. एंड आप जो कर रहे हो, इट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट यू आर कनेक्टिंग some emerging artists with people who are passionate about art, they're passionate about creativity. So you're working like a bridge between them, and it's an honor to be a part of this because आप ही तो अपना टाइम दे रहे हो, आप खुद स्टूडेंट हो एंड खुद आर्टिस्ट हो, फिर भी अपना टाइम लगा के कर रहे हो। सो we are all in this together, and it's a journey. You are part of my journey, I'm part of your journey. सो So मैम thank you so much. सो थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। अगर एक लास्ट मैसेज आप हमारे आर्टिस्ट को बोलना चाहेंगी, तो वो क्या रहेगा? मेरे लाइफ में ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक मंत्रा जैसा मैं फ़ॉलो करती हूँ। वो मैंने खुद ही से ही बनाया है एंड खुद ही से ही फ़ॉलो करने का कोशिश करती हूँ, कि मेरे को लगता है कि लाइफ बहुत छोटी है, बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें करने को होता है ना? तो लेकिन और हमारे सबके पास ना बहुत सारी नेगेटिविटीज़, बहुत सारी फ्लॉज़ हैं। जैसे मैं ड्राइव नहीं कर सकती, मैं एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती। लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स आई कैन डू।
एंड अच्छे से कर सकती हूँ। उसमें से कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तो वो हमारी स्ट्रेंथ है, यू नो? तो मेरा ये कहना है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, वर्क ऑन योर वीकनेसेस, रादर वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर। तभी आपका प्रोमिनेंस, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में तभी बनेगा। अगर मैं सब चीज़ जो मुझे नहीं आता करना चाहती हूँ कि चलो ठीक है, वो भी एक अच्छी चीज़ है कि एक्सपीरियंसिंग लाइफ इन इट्स फुलेस्ट फॉर्म, सब चीज़ थोड़ा-थोड़ा ट्राई करो। ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन अम, बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि क्रिएटिव लोगों के पास ना भगवान एक पैकेज बना के भेजते हैं। मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि भगवान एक पैकेज बना के भेजते हैं कि आपको, अगर आप पेंटिंग करते हो तो हो सकता है कि आप अच्छा गाना भी गाते होगे, लिखते भी होगे, हुँ, ये भी करते होगे, वो भी। तो 5 चीज़ें होती हैं। तो उसमें आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होके टेक वन व्हिच इज़ योर स्ट्रॉन्गेस्ट वन, उसी को स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ। ऐसा नहीं कि बाकियों को बंद कर दो, बाकी को भी करते रहो, क्योंकि उसमें से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, उसमें से थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस मिलेगा आपके काम को। So, shortlist things which make you happy and then keep doing more of that. That's all I would like to say. थैंक यू मैम, मैंने तो बहुत एन्जॉय किया आपके साथ ये कन्वर्सेशन। Thank you. आई होप कि जो लोग सुन रहे हैं वो भी एन्जॉय करेंगे, और अगर उनको कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे सबका जवाब देने का, और मैं आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप जाके मैम का काम देख सकते हो, और देखो यार, बहुत अच्छा काम है बस, बहुत अच्छा मैम का काम है। और ये बहुत सबसे अच्छी बात ये है कि ये रेगुलरली पोस्ट करती हैं। तुम जब भी जाओगे हर दिन कुछ ना कुछ नया इंस्पिरेशन तुमको मिलेगा ही।